नमस्कार, बीडीवी न्यूज के इस बुलेटिन में आपके साथ मैं हूं स्वाति। शहर से जुड़ी खबरों को देखेंगे विस्तार से, लेकिन सबसे पहले एक नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने अतिक्रमण हटाने पुलिस और नगर निगम को लिखा पत्र। स्वास्थ्य विभाग के संभागीय कार्यालय के सामने काबिज हैं बेजा कब्जे। और सिविक सेंटर चौपाटी का होगा कायाकल्प। नगर निगम ने योजना स्वीकृति के लिए भेजी भोपाल। करीब 80 लाख रुपयों की लागत से होगा कायाकल्प। संसद का मानसून सत्र सफल एवं प्रभावी रहा, लेकिन घमंडिया गठबंधन ने संसद की कार्यवाही को बाधित किया, जिसके बाद उनका असली चेहरा उजागर हो गया है। ये आरोप लगाते हुए सांसद राकेश सिंह ने कहा कि इसके बावजूद भी मोदी सरकार ने जनता के हित में कई अहम प्रस्ताव पारित किए हैं। मीडिया से चर्चा करते हुए उन्होंने केंद्र की भाजपा सरकार की उपलब्धियां भी गिनाई। जबलपुर सांसद राकेश सिंह ने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि संसद के मानसून सत्र में मोदी सरकार ने सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण पर ध्यान केंद्रित करते हुए कार्य किया है। इस सत्र में लोकसभा एवं राज्यसभा के साथ 25 सरकारी विधेयक प्रस्तुत किए गए, जिनमें से 23 विधेयक पारित हुए हैं। एक भ्रष्ट गठबंधन में भ्रष्ट नेताओं के गठबंधन के साथ, उनकी उपस्थिति के साथ उनका चेहरा सामने आया, जिसको घमंडिया गठबंधन का नाम अब देश की जनता दे रही है। और उनके मामले सामने आ रहे हैं, और इसलिए वो झूठे आरोप लेकर, मनगढ़ंत और बनाए हुए आरोप लेकर, आप जानते हैं कि मध्य प्रदेश में FIR भी दर्ज हुई है। उनके द्वारा जिस तरह के कृत्य किए जा रहे हैं, मध्य प्रदेश की जनता इसके लिए उनको माफ नहीं करेगी। वहीं सांसद ने विपक्षी गठबंधन पर भी निशाना साधते हुए घमंडिया गठबंधन पर संसद की कार्यवाही को बाधित करने का भी आरोप लगाया। विधानसभा चुनाव 2023 के लिए भारतीय जनता पार्टी की ओर से जबलपुर की पूर्व एवं बरगी विधानसभा के प्रत्याशियों की घोषणा के साथ ही चुनावी हलचल तेज हो गई है। पूर्व विधानसभा से भाजपा उम्मीदवार अंचल सोनकर ने इस बार के चुनाव में जीत का दावा किया है, तो वहीं पिछले चुनाव में मिली हार के लिए तत्कालीन SP अमित सिंह को जिम्मेदार ठहराया है। वहीं बरगी से भाजपा प्रत्याशी नीरज सिंह ने विकास के मुद्दों के साथ जनता के बीच जाने की बात कही है। भारतीय जनता पार्टी से पूर्व एवं बरगी विधानसभा के प्रत्याशियों की घोषणा के साथ ही इन विधानसभा क्षेत्रों में चुनावी गतिविधियां भी तेज हो गई हैं। दोनों दावेदार अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। पूर्व विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी के उम्मीदवार अंचल सोनकर ने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि पिछले बार चुनाव में मिली हार से सबक लेकर इस बार ज्यादा मेहनत करना है। वहीं पिछली हार के लिए उन्होंने तत्कालीन SP अमित सिंह को जिम्मेदार ठहराया है। हमारे भारतीय जनता पार्टी के संगठन जो लोग हैं, वरिष्ठ हमारे नेता हैं और हमारे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हैं, जो पुनः एक बार मुझे मौका दिया है और टिकट दिया है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद बधाई देना चाहता हूं। और रही चुनाव लड़ने का सवाल, चुनाव तो मेरे को ये 9वां है हमारा चुनाव, और चुनाव आपकी मैं ये सोच रहा हूँ कि चुनाव लड़ूंगा तो जीतने के लिए लड़ूंगा, और चुनाव जनता हमें विश्वास है कि इस बार जनता हमें चुनाव जिताएगी। पिछले बार जो हार हुई थी उसमें क्या उसमें बहुत खामियां थी। सबसे पहले तो हम दोष देंगे SP को। कौन SP को? अमित सिंह को। तो पिछले 18 में यहाँ पे अमित सिंह था, यहाँ पे हमारे घर के सामने उसने चार गनधारियों को लगाया रहा, चेक पोस्ट वहीं घर के सामने बनाया रहा, कि जैसे कोई हम लोग कुछ समझ में नहीं आया कि जैसे मैं बहुत बड़ा डकैत हूँ ग्वालियर के भिंड के, और जैसे जबलपुर के डॉन हूँ, और जो डॉन था, जो अपराधी था, उसकी आंखों से खुली चूट। वहीं बरगी विधानसभा से भाजपा उम्मीदवार नीरज सिंह ने भी अपनी जीत का दावा किया। उन्होंने कहा कि कार्यकर्ताओं को एक माला में पिरोकर उनके साथ मैदानी स्तर पर कार्य करके जनता का भरोसा जीतने का कार्य किया जाएगा। हम सब कार्यकर्ताओं को एक माला में पिरोएंगे। जब एक माला मोतियों से, अलग अलग मोतियों से बनती है और जब संगठित होती है तो वो हमको शक्ति भी देती है। तो हम सारे कार्यकर्ता संगठित होकर, सबसे बड़ी चुनौती मैं इस बात को मानता हूँ, लेकिन उस चुनौती के साथ हमारे पास में एक अवसर भी है कि हमें समय ज़्यादा मिला है, तो हम सब कार्यकर्ताओं को एक सूत्र में पिरो के हम एक साथ काम करेंगे और हम जीत हासिल करेंगे। इस बार जो है अवैध खनन का मुद्दा भी बहुत जोरों पर है बरगी विधानसभा क्षेत्र में, उसको लेकर के किस तरह से देखते हैं? ये इस चुनाव में ही मुद्दा नहीं, पहले भी ये मुद्दा रहा है, क्योंकि नर्मदा मैया बरगी विधानसभा से ही जाती है और हम बहुत सौभाग्यशाली हैं कि हमें
नर्मदा मैया का सानिध्य प्राप्त होता है। तो ये जब तक नर्मदा मैया हमारे यहाँ से उनका प्रवाह रहेगा, ये मुद्दा रहेगा। और अवैध उत्खनन को रोकने की दिशा में जब समय आएगा वही आपको बताएगा। मैं कोई ऐसा फॉल्स प्रॉमिस किसी भी मीडिया में नहीं करूँगा, लेकिन हम उसको बंद कराने की दिशा में ठोस कार्रवाई करेंगे, ठोस कदम भी उठाएंगे। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना एवं स्वनिधि से समृद्धि योजना के तहत नगर निगम द्वारा जरूरतमंदों को बैंक से लोन दिलाने का सिलसिला जारी है। 10,000 से लेकर 50,000 रुपयों तक का लोन दिलाया जा रहा है ताकि छोटे व्यापार करने वालों को महाजनी कर्ज न लेना पड़े। NULM नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन के तहत शहरी गरीबों के जीवन स्तर को सुधारने के प्रयास जारी हैं। नगर निगम की शासकीय योजना शाखा द्वारा PM स्वनिधि योजना एवं स्वनिधि से समृद्धि योजना के तहत 10,000 से लेकर 50,000 रुपयों तक का लोन दिलाने का क्रम जारी है। NULM में फिलहाल जो हमारी 2 योजनाएं हैं, PM स्वनिधि, स्वनिधि से समृद्धि, उस पर बहुत जोर दिया जा रहा है। PM स्वनिधि में हमारे 10,000, 20,000 और 50,000 की लोन हम जो हमारे पथ विक्रेता हैं उनको दिलवाते हैं। तो इसमें जो प्रथम घटक है 10,000 का लोन, इसके लिए जो भी पात्र व्यक्ति हैं वो हमारे किसी भी संभागीय कार्यालय में जाके या मुख्यालय में आके अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई की प्रोसेस बहुत ही इजी हो गई है। आगामी 2 दिवस के भीतर हम एक कैंप स्वरूप यहाँ पे आयोजित करने वाले हैं जो निरंतर चलता रहेगा, जिसमें जो भी इच्छुक लोग हैं, महिलाएं हैं, पुरुष हैं, जिन्हें ये ऋण चाहिए वह आकर और अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा जो हमारे 10,000 का लोन जिन्होंने चुका दिया है, 20,000 का लोन 20,000 के लोन, 50,000 के लोन के लिए जो पात्र हैं वो भी हमसे संपर्क कर सकते हैं। हम बैंक से कांटेक्ट करके उनका 20,000 और 50,000 का लोन सैंक्शन कराएंगे। अधिकारियों के मुताबिक योजना का मकसद गरीब पथ विक्रेताओं को महाजनी कर्ज के मकर जाल से मुक्ति दिलाना है। जबलपुर GRP थाने को आदर्श थाने के रूप में स्थापित करने के लिए की जा रही प्रक्रिया के तहत व्यवस्थाओं का जायजा लेने पुलिस महानिरीक्षक रेल MS सिकरवार GRP थाने पहुंचे एवं निरीक्षण करते हुए आवश्यक दिशा निर्देश दिए। पुलिस महानिरीक्षक रेल डॉक्टर MS सिकरवार ने GRP थाने पहुंचकर थाने का निरीक्षण किया एवं वहां की व्यवस्थाओं का जायजा लेकर पुलिस कर्मियों से बातचीत भी की। सबसे पहले महिला आती तो उससे उसकी समस्या पूछ कर बैठा के और फिर वो बताती कि ये प्रॉब्लम है। कई बार महिलाएं भी रहती और नाबालिग भी रहते हैं। नाबालिग है तो उनके परिजनों को संपर्क करते हैं और अगर उनको टाइम लगता है। IG रेल MS सिकरवार ने बताया कि जबलपुर GRP थाने को आदर्श पुलिस स्टेशन के रूप में स्थापित करने की पहल की गई है और इसी की तैयारियां मुकम्मल की जा रही हैं। इसके लिए रेल पुलिस को प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है एवं उनकी कार्य प्रणाली को भी बेहतर बनाने के लिए कार्य किया गया है। ये आज आकस्मिक निरीक्षण हुआ है यहाँ और उसी के सिलसिले में मैं यहाँ आज आकस्मिक निरीक्षण करने के लिए यहाँ आया था। और यहाँ आदर्श थाना इसको हम लोगों ने बनाया है, घोषित किया है। तो उसमें क्या क्या व्यवस्थाएं अभी हो रही हैं और क्या क्या बाकी है वो सब देखने के लिए हम लोग आए हैं। और अभी आज देखेंगे कि इसमें रिसेप्शन कैसा काम कर रहा है, महिला हेल्प डेस्क क्या काम कर रही है या चाइल्ड लाइन क्या काम कर रहा है और इनका बल का वितरण कैसे है। क्योंकि यहाँ हमने कोशिश की है कि यहाँ बहुत सारे यहाँ काफ़ी फोर्स दिया जाए और इनसे एक आदर्श थाने की तरह इसको बनाया जाए। तो वो सारी व्यवस्थाएं हैं, उसका एक SOP बनाया गया है। उस SOP के अकॉर्डिंगली ही यहाँ पे कार्रवाई होगी। और शाम को एक प्रशिक्षण भी है जो इसी से संबंधित है आदर्श थाने से। तो उसमें जो है कैसे लोगों को, पुलिस कर्मियों को कैसा व्यवहार लोगों के साथ रखना है या उनको कैसे अपनी ड्यूटीज़ करना है, इसके संबंध में उनको अभी ट्रेनिंग दी जा रही है। उस ट्रेनिंग में भी शाम को उसका समापन है। पुलिस महानिरीक्षक ने GRP के अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। प्रदेश सरकार से अनुमति प्राप्त होते ही सिविक सेंटर चौपाटी के कायाकल्प का कार्य प्रारंभ हो जाएगा। नगर निगम ने इसकी DPR बनाकर स्वीकृति के लिए भोपाल भेजी है। करीब 80 लाख रुपयों से चौपाटी को व्यवस्थित करने का प्रयास किया जाएगा। सिविक सेंटर चौपाटी के कायाकल्प की योजना नगर निगम ने तैयार की है और योजना को स्वीकृति के लिए भोपाल भेजा गया है। अधिकारियों के मुताबिक करीब 80 लाख रुपयों की लागत से चौपाटी की दुकानों को व्यवस्थित किया जाएगा। बिजली, पानी और सुरक्षा एवं सफाई की व्यवस्थाएं कराई जाएंगी। देरी सिर्फ राज्य सरकार से अनुमति मिलने की है।
सेंटर को रीडेवलप करने के लिए हम प्लान कर रहे हैं। आयुक्त महोदय और मेयर सर से इस बारे में डिस्कशन हुआ था, जिसमें ये निकल के आया कि वहाँ अभी थोड़ा सा अनहाइजीनिक हो जाता है। बैठने की प्रॉपर व्यवस्था नहीं है, लाइटिंग नहीं है, सीसीटीवी कैमरास नहीं है। सैटरडे संडे हमारी वीकेंड वाले दिन वहाँ काफ़ी भीड़ आती है और लोगों को पार्किंग से लेके अपना लाइटिंग वगैरह सब की सुविधा हम उपलब्ध कराने के लिए एक प्रोसीजर अभी हमने एक DPR उसके लिए तैयार की है, जो कि हम भोपाल भेज रहे हैं। तो उसमें बच्चों के लिए भी कुछ हम सेक्शन तैयार कर रहे हैं, चौपाटी को नया स्वरूप दे रहे हैं, उसकी फ्लोरिंग, उसकी लाइटिंग, CCTV कैमरास, इसके अलावा सिटिंग अरेंजमेंट हम अच्छा करना चाह रहे हैं। वहाँ पे टॉयलेट्स नहीं है, महिलाएं जो हमारी आती हैं शाम को यह प्रायः देखने में आता है कि उन्हें वॉशरूम की बड़ी दिक्कत होती है। विकलांगों के लिए कोई व्यवस्था नहीं है, रैंप नहीं है। वो सब हम प्लान कर रहे हैं कि इसमें हम नए तरीके से उसको डेवलप करें। सिंगल लेस रहेगा कि मैडम उसका स्ट्रक्चर बढ़ेगा उसका अगर देखा जाए तो? नहीं, स्ट्रक्चर नहीं बढ़ेगा। फ़िलहाल तो फर्स्ट फेज़ में हम यही ले रहे हैं कि जितनी दुकानें हैं उनको हम व्यवस्थित स्वरूप दें। कब तक का प्रोसीजर का होगा भोपाल में? हाँ, इस वीक हमें पता चल जाएगा कि हमारा जो DPR है वो सिलेक्ट हुआ है नहीं। उसके बाद अदरवाइज़ वैसे भी हम इसको आयुक्त महोदय और मेयर सर द्वारा निर्देशित है कि इसको हमें डेवलप करना है। अमाउंट वगैरह अगर देखा जाए तो कितना होगा उसमें? अभी अमाउंट ऐसा कुछ फाइनल नहीं हुआ है, फिर भी 70-80 लाख रुपए का बजट रहेगा हमारा। बहरहाल देखना बाकी है कि सिविक सेंटर का कायाकल्प करने का सपना कब तक पूरा हो पाता है। वेतन वृद्धि, पदोन्नति सहित अन्य मांगों को लेकर पटवारियों ने भी शासन के खिलाफ मोर्चा खोल लिया है। जिला प्रशासन एवं मुख्यमंत्री के नाम पत्र सौंपते हुए मांगे पूरी न होने पर 28 अगस्त से हड़ताल पर जाने की चेतावनी दी है। मध्य प्रदेश पटवारी संघ ने जिला प्रशासन को एक पत्र सौंपा है और 28 अगस्त तक का अल्टीमेटम देते हुए मांगे पूरी न होने पर हड़ताल करने की चेतावनी दी है। पटवारियों का आरोप है कि उनके संगठन ने कई बार शासन को अपनी मांगों से अवगत कराया, लेकिन उन्हें सिवाय आश्वासन के कुछ नहीं मिला, जिसके कारण पटवारियों में आक्रोश व्याप्त है। मध्य प्रदेश पटवारी संघ के 19,000 पटवारियों में बहुत आक्रोश है, क्योंकि शासन ने विभिन्न संगठनों की सारी मांगें पूरी कर दी हैं, सबकी वेतन विसंगतियां दूर कर दी हैं, लेकिन पटवारियों की अभी तक नहीं सुनी जा रही है। इसलिए पटवारी संगठन ने फैसला दिया है कि अब नहीं सुनेंगे तो हम विभिन्न चरणों में करके और सीधे अब कलमबंद हड़ताल करेंगे। हम किसी भी प्रकार का काम नहीं करेंगे। हर योजना में पटवारी कूदता है, पटवारी 100% काम करके देता। आज स्वामित्व योजना में भारत में मध्य प्रदेश नंबर 1 पे है स्वामित्व योजना में, और जिसका पूरा श्रेय और जिसका पूरा काम पटवारियों ने किया। उसके बाद भी यदि हमारे काम नहीं, हमारी मांगे पूरी नहीं हो रही हैं, तो हम 28 तारीख से कलमबंद हड़ताल में जा रहे हैं। पटवारी संघ के अनुसार शासन ने अन्य कर्मचारी संगठनों की मांगों को पूरा किया है, लेकिन उनके प्रति सदैव उपेक्षित रवैया अपनाया है। स्वास्थ्य विभाग के संभागीय कार्यालय के सामने से अतिक्रमण हटाने के लिए विभागीय अधिकारियों ने नगर निगम और यातायात पुलिस को पत्र लिखा है। अधिकारियों का कहना है कि अतिक्रमणों के कारण जाम लगता है, कार्यालय आने जाने वालों को परेशानियां झेलना पड़ती है। इंदिरा मार्केट के पास स्थित स्वास्थ्य विभाग के संभागीय कार्यालय की बाउंड्री वॉल से सटाकर लगाई जाने वाली दुकानों के कारण पूरा विभाग परेशान है। सड़क और फुटपाथ पर कब्जा जमाकर लगाए जाने वाले ठेले टपरों के कारण जाम लगता है। गेट से आवागमन में परेशानी होती है। स्वास्थ्य विभाग क्षेत्रीय संचालक डॉक्टर संजय मिश्रा ने एक पत्र यातायात पुलिस एवं नगर निगम को लिखा है, जिसमें अतिक्रमण हटाने की मांग की गई है। क्या है, देखिए दीवालों पर हमारे अच्छे अच्छे स्वास्थ्य से संबंधित नारे लिखे रहते हैं जो लोगों को पढ़ने चाहिए, लेकिन वहाँ पर दुकानदार अतिक्रमण करके दिन भर उस स्थान को घेरे रहते हैं। वो स्थान ऐसा भी है जहाँ से आदरणीय और माननीय हाई कोर्ट जजेस भी वहाँ से रोज़ आते हैं, माननीय चीफ जस्टिस महोदय भी वहाँ से आते हैं। हमने पत्र लिखा है और नगर निगम को और हमने यातायात पुलिस को कि वहाँ से अतिक्रमण हटाए जाएं।
क्योंकि अच्छा भी प्रतीत नहीं होता, ट्रैफिक भी जैम होता है। संस्था में आने जाने वाले हमारे ट्रेनिंग के विद्यार्थी होते हैं, डॉक्टर्स होते हैं, स्टाफ रहता है, उनको आने जाने में असुविधा होती है। गाड़ियाँ जो ख़रीदार होते हैं वो रोड पर ही खड़ी करके सब्जियाँ और विभिन्न तरह की चीज़ें खरीदते हैं, और चूँकि VIP रोड है वो, तो इसलिए ध्यान दिया जाना जरूरी। वहाँ पर जमा हुए देखते हैं आपकी जगह जी, आपका क्या पहलू है? देखिए बीच में क्या होता है कि ये हटाते हैं और उसके बाद वो फिर जम जाते हैं, तो नगर निगम से इस बार हमने अनुरोध किया है कि उनके सामान को ही जब्त करके ले जाएं। अभी तक क्या होता है, सिर्फ चालानी कार्यवाही होती है या उनको हटा दिया जाता है, वो दोबारा आके फिर लगा लेते हैं। यदि सामान जब्त होगा तो वो दोबारा नहीं आएंगे। हटाने के बाद दोबारा काबिज हो जाने वाले अतिक्रमण शहर की यातायात व्यवस्था के लिए चुनौती बने हुए हैं। जरूरत है योजनाबद्ध कार्यवाही की ताकि आम जनों को राहत मिल सके। कचपुरा माल गोदाम के पास स्थित पुष्पनगर, गणेश नगर, श्रीनगर और कानीकुंज कॉलोनी पर अवैध कॉलोनी का ठप्पा लगा है। लिहाजा क्षेत्र में बिजली, पानी, सड़क जैसी बुनियादी सुविधाएं भी लोगों को ठीक से मुहैया नहीं हो पा रही हैं। लंबे अरसे से लोग TC कनेक्शन लेकर बिजली चला रहे हैं, वहीं पानी की भी आपूर्ति सुचारू नहीं है और सड़कें भी जर्जर हालत में हैं। स्थानीय लोगों ने इस बार चुनाव का बहिष्कार करने का मन बना लिया है। कमला नेहरू वार्ड के अंतर्गत आने वाली पुष्पनगर, श्रीनगर, गणेश नगर और कानीकुंज कॉलोनी के बाशिंदे क्षेत्र में विकास कार्यों के न होने से परेशान हैं। बिजली, पानी, सड़क जैसी मूलभूत सुविधाओं से वंचित क्षेत्रीय रहवासियों का गुस्सा अब 7वें आसमान पर है एवं उन्होंने मन बना लिया है कि यदि समय रहते उनकी समस्याओं का समाधान नहीं हुआ तो वो चुनाव का बहिष्कार करेंगे। जनता की माने तो सड़क निर्माण, स्थायी विद्युत कनेक्शन सहित अन्य समस्याओं को लेकर वो अधिकारियों एवं जनप्रतिनिधियों के पास गए, लेकिन सभी ने कॉलोनी को अवैध बताते हुए प्रक्रिया जारी होने का हवाला देकर उन्हें टरका दिया। सबसे पहले आश्वासन ये मिलता है जी कि रोड बाकायदा बना दी जाएगी, ठीक है, चाहे नाली हो चाहे बिजली हो। ये समस्या पिछले 13 साल से झेली जा रही है, लगभग पिछले 20 वर्ष हो चुके हैं जी। मैं 13 साल से यहाँ पे आया हूँ, ठीक है, तो काफ़ी समय से देख रहा हूँ। यहाँ पे सिर्फ ये बोला जाता है कि ये बस्ती अवैध है, अवैध का नाम लेके फाइल क्लोज कर दी जाती है। सिर्फ ये बोला जाता है कल हो रहा है काम, परसों हो रहा है काम, सिर्फ एक आश्वासन दिया जाता है। काफ़ी कंप्लेनें की है, विधायक के पास भी गई, पार्षद के पास भी बातें गई है। इसके पहले जो महापौर थे वो भी उनके पास भी गई शिकायतें। कचपुरा माल गोदाम के सामने कमला नेहरू वार्ड के अंतर्गत पुष्पनगर, गणेश नगर, कानीकुंज, श्रीनगर, ये 4 कॉलोनी आती है, जिसमें ना ही आज तक मुख्य रास्ता बना, ना मुख्य नाली निर्माण हुआ। यहाँ स्ट्रीट लाइट के TC कनेक्शन लोगों के घर में, यहाँ कोई भी आज तक जितने आए विधायक, पार्षद, सांसद, सरकार भी एक ही है, सभी की सरकार, मतलब 20 साल से यहाँ लोग बाग रह रहे हैं, लेकिन यहाँ कोई भी विकास कार्य नहीं हुआ है। सबसे बड़ी समस्या है मुख्य सड़क का, जिसका निर्माण होना अति आवश्यकता है। इसके लिए पिछले 20 सालों से यहाँ जनता जूझ रही है। अगर ये निर्माण जल्द से जल्द नहीं होता है तो कि यहाँ की जनता इस बार विधानसभा, लोकसभा चुनाव का बहिष्कार करेगी। क्षेत्र की जनता के अनुसार लगभग 15 वर्षों से अधिक समय से वो उपेक्षा का दंश झेल रहे हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस केंद्रीय जेल जबलपुर बंदी गृह की बजाय सुधार गृह के रूप में अपनी पहचान बना रहा है। जेल के 50 से ज्यादा बंदी इन दिनों हायर एजुकेशन की परीक्षाएं दे रहे हैं और इतने ही बंदी स्कूल स्तर की पढ़ाई में संलग्न हैं। ये नजारा किसी आम परीक्षा केंद्र का नहीं है, बल्कि सेंट्रल जेल जबलपुर में बनाए गए इंदिरा गांधी ओपन विश्वविद्यालय एवं भोज विश्वविद्यालय द्वारा बनाए गए परीक्षा केंद्र का है, जहां 50 से ज्यादा जेल बंदी BA, MA एवं MBA की परीक्षाएं दे रहे हैं। जेल अधीक्षक का कहना है कि जेल बंदियों के जीवन में सुधार हो, इसके लिए विशेष प्रयास किए जाते हैं। बंदियों का शैक्षणिक स्तर बढ़े, इसके लिए समय समय पर परीक्षाएं आयोजित कराई जाती हैं। प्रयास ये रहता है कि जो बंदी हैं लंबे समय से निरुद्ध हैं और ये इनको सज़ा पड़ गई है, तो अपने यहाँ 2 ओपन यूनिवर्सिटी चालू हैं केंद्रीय जबलपुर में, एक भोज मुक्त विश्वविद्यालय, एक IGNOU है, इंदिरा गांधी ओपन यूनिवर्सिटी। इसके माध्यम से कोर्स संचालित होते हैं और फिर बाकायदा इनकी एग्ज़ाम कंडक्ट होती हैं, क्योंकि यहाँ सेंट्रल नहीं रखा जाता है। सेंटर से अभी एग्ज़ाम चल रही हैं, भोज की भी चल रही है और IGNOU की भी चली है। इसमें लगभग इसमें हर प्रकार के बंदी कोर्स में भाग लेते हैं, BA, MA, MBA, इस सारे कोर्स में। और लगभग अभी 40 से 50 बंदी ऐसे हैं जो 12th से ऊपर के कोर्स में एडमिशन लिए हुए हैं और वो परीक्षा दे रहे हैं।
और इसी प्रकार से 40-50 बंदी के करीब ऐसे हैं जो कि नीचे की परीक्षाएं देते हैं, जैसे 8 पास, 10 पास, पहली कक्षा से 5वीं कक्षा तक। तो ये एजुकेशन का सिस्टम है, इनको हम इनरोल करते हैं। जैसे बंदी सज़ा इसको पड़ती है, हम उसको देखते हैं बैकग्राउंड एजुकेशन का क्या है, और उस एजुकेशन के आधार पर हमारा प्रयास रहता है कि उस एजुकेशन को वो आगे बढ़ाए। जेल प्रशासन के मुताबिक इन दिनों 100 से ज्यादा बंदी परीक्षाएं दे रहे हैं। जेल को बंदी गृह की बंदी सुधार गृह के रूप में परिवर्तित करने के प्रयास जारी हैं। खबरें लगातार जारी हैं, आप देखते रहिए BTV न्यूज़।